ठीक है। सो अब आ जाते हैं, आज हम और आगे इसके साथ हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर हमारे पास जो मिलते हैं आपके पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है। सो वी कैन क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स आर अवेलेबल। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास सिस्टम प्रोसीजर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास कौन से आपके पास यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर। अब आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन एसक्यूएल सर्वर स्टोर प्रोसीजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, ठीक है, तो अभी जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाना सीखे हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम सिंपली स्टोर प्रोसीजर बना रहे थे विदाउट एनी पैरामीटर। ठीक है। सो अब हमारे पास स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, दैट इज इन टाइप ऑफ पैरामीटर्स। हम यहाँ पर पैरामीटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आपको फंक्शंस और स्टोर प्रोसीजर के अंदर मिलता है वो ये है कि देखें, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर हम सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। इनपुट यानी जो यूजर से इनपुट कलेक्ट करते हैं वो पास करते हैं। जबकि एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो हम स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं उसके अंदर हम दो टाइप्स के पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। इनपुट टाइप पैरामीटर्स भी स्टोर प्रोसीजर के अंदर ऐड कर सकते हैं और साथ के साथ हम आउटपुट पैरामीटर्स भी स्टोर प्रोसीजर के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि लेट से अगर कोई वैल्यू हमें रिटर्न करवानी है तो वो हम आउटपुट पैरामीटर के अंदर पास कर सकते हैं, और कोई वैल्यू हमें यूजर को पास करनी है तो वो हम इनपुट पैरामीटर के थ्रू पास कर सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है, कि इनपुट पैरामीटर्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इनपुट पैरामीटर जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर आते हैं वो इसलिए यूज होते हैं ताकि आप कोई वैल्यू पास कर सकें स्टोर प्रोसीजर को। ठीक है, when a parameter is declared with the output keyword, then we only required assigning a value to the parameter inside the procedure so that the procedure will send that value out at the end of the procedure execution. So basically जब हम आउटपुट पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जब हम पैरामीटर बनाएंगे तो पैरामीटर के साथ हम एक आउट का कीवर्ड यूज करते हैं। तो अगर जो है वो हम आउट कीवर्ड यूज कर रहे हैं पैरामीटर के साथ, सो इट मींस वी आर क्रिएटिंग अ आउटपुट पैरामीटर, अदरवाइज ऑल द पैरामीटर विल बी इनपुट टाइप parameters। ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंडिंग द इनपुट पैरामीटर इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाते हैं और बोलते हैं क्रिएट प्रोसीजर और उसके अंदर हम बोलते हैं क्रिएट प्रोसीजर ऐड नंबर। ठीक है। और यहाँ पर आकर अब यहाँ पर मुझे क्या बनाने हैं, यहाँ पर मुझे बनाने होते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे बोला कि भाई पहला पैरामीटर से जब भी आप पैरामीटर बनाएंगे उसके साथ @ का सिंबल यूज करेंगे, फिर उसके बाद देंगे पैरामीटर का नाम। लेट्स से मैंने यहाँ पर बोल दिया num1 और उसके बाद उसकी डेटा टाइप इंटीजर, और अगर मुझे दो पैरामीटर यूज करने तो यहाँ पर मैं लिखूंगा num2। ठीक है, वो भी क्या लेगा, इंटीजर टाइप लेगा। सो जिस तरह से आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं कि पहले आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, उसी तरह से हमने भी यहाँ पर दो पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। उसके बाद हम एज का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद बिगिन और उसके बाद हमने एंड यूज कर लिया। अब नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं @result। ठीक है, यानी ये लोकल वेरिएबल है रिजल्ट, और हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने बोला इंटीजर, और यहाँ पर आके सिंपली हम सेट का कीवर्ड यूज करते हैं ताकि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू पास कर सकें। तो @ यहाँ पर मैंने यूज किया रिजल्ट, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था, उसके बाद मैंने कहा कि num1 और num2 को प्लस करके जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर मिलती है वो कहाँ सेव हो जाए, ये रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए। और फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोसीजर के लास्ट में मैं उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा रिजल्ट और वी कैन टाइप सम इक्वल्स टू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लस यूज किया, ठीक है, कंकैटिनेशन के लिए,
और फिर मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं कास्ट यूज करूंगा, ठीक है, ताकि ये जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में रिटर्न होती है प्रिंट के अंदर, तो हम यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो सेट का वेरिएबल है ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है, तो इसको हम कास्ट कर रहे हैं, कास्ट करके हम इसको varchar में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट वेरिएबल का नाम था, किसको कास्ट कर रहे हैं, रिजल्ट के वेरिएबल को हम यहाँ से कास्ट कर रहे हैं एज varchar, ठीक है। सो नाउ ये कोड लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब नाउ लेट कॉल दिस प्रोसीजर, ठीक है, तो कॉल करने का तरीका वही है, एग्जीक्यूट लिखेंगे, एग्जीक्यूट लिखने के बाद अब आप यहाँ पर अपने प्रोसीजर का नाम डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर आपको नाम के बाद दो वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो दो वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, फर्स्ट वैल्यू इज लेट्स से 10, अनदर वन इज 25। तो अगर आप इस पे क्लिक भी करके देखोगे तो ये आपको बता रहा है कि ये जो आपके पास आपने ये जो बनाया है स्टोर प्रोसीजर, ये दो वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। अगर आप वैल्यू पास नहीं करोगे ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से वैल्यू पास करी और इसको एग्जीक्यूट किया, सो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग सम इक्वल्स टू 35, 10 प्लस 25 इक्वल्स टू 35, ठीक है। सो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस तरह से आप इसको वैल्यूज पास कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका क्या है कि आप इधर एग्जीक्यूट को अगेन कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पर आके आपने कहा कि भाई मैं खुद यहाँ से, जैसे कि मैंने कहा नंबर 1 इक्वल्स टू 10 और यहाँ से हम नंबर 2 की वैल्यू ये देना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर इस तरह से भी स्पेसिफाई करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट जो है यहाँ पर रिटर्न होगा। और सिंपली एक और काम भी कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने दो लोकल वेरिएबल्स बना लिए वैल्यू पास करने के लिए। लेट्स से मैंने कह दिया डिक्लेयर n1, n2, ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये इंटीजर है और ये भी आपके पास क्या है, इंटीजर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आके सेट का कीवर्ड यूज किया, n1 इक्वल्स टू 23, सेट @n2, ये जो लोकल वेरिएबल्स मैंने बनाए, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ से अगेन क्या किया, यहाँ से कॉल किया ऐड नंबर, ठीक है, इसको कॉल किया और मैंने बोल दिया भाई ये हमारे पास n1 से वैल्यू मिल जाए पहली और दूसरी वैल्यू कहाँ से मिल जाए, n2 से मिल जाए। अब इसको हम यहाँ से कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो हमें इधर एग्जीक्यूट ही लिखना पड़ेगा वरना ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। पैरामीटर वाले के अंदर ये वर्क नहीं करेगा। तो हमारे पास नाम था एड नम, उसके बाद मैंने कॉल किया n1 को और यहाँ से मैंने कॉल किया n2। सो लेट्स रन दिस। ओके, हमारे पास एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम इज कि हमें इस पूरी क्यूरी को यहाँ से कॉल करना पड़ेगा तभी ये रन एग्जीक्यूट होगा। ये देखें अब हमारे पास यहाँ पर 57 जो है यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो हमें इस पूरी क्यूरी को फिर एक साथ यहाँ पर कॉल करना होगा तभी आपके पास यहाँ पे कॉल होगा। सर एसक्यूएल सर्वर में वॉर @ से प्रीफिक्स होता है जी। अच्छा अब्दुल रहमान, आपका क्वेश्चन ये था कि हम वार क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल जो है मतलब वॉर तो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आप @ का सिंबल यूज़ करते हो, ठीक है। ये डिफरेंट आपको चेंजेस मिलते रहेंगे, लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो है ये वेरिएशन आती रहती है। जैसे PHP में अगर आप जाएंगे तो जब आप PHP के अंदर काम करेंगे तो PHP में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना तो आप डॉलर सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है, पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए आपको जो है वो वार कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता। डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर आपको डिफरेंट टेक्निक्स मिलती हैं, सिंटेक्स का हर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फर्क आपको मिलेगा। एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपको जब भी एक वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप @ का सिंबल यूज करेंगे और उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम देंगे।
तो अभी हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए n1 n2, उसके बाद हमने उनको वैल्यू पास करी 23 और 34। उसके बाद अब हमने बोला कि जो वैल्यू हम पास कर रहे थे, पहले हम डायरेक्ट पास कर रहे थे ना इस स्टोर प्रोसीजर को 10, 25। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जब इसको कंप्लीट यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 57 रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 25 और यहाँ कर देता हूँ 10, सो अब मुझे यहाँ पर वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लोकल वेरिएबल को कॉल किया हुआ है। तो अब जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हमने n1 की वैल्यू क्या दी थी 25, तो यहाँ पे 25 आ गया, और n2 की वैल्यू हमने दी थी 10, तो यहाँ पर क्या रिसीव होगा 10। 25 प्लस 10 इक्वल्स टू 35। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें क्या रिसीव हो रहा है, यहाँ पे 35 जो है वो एज अ सम यहाँ पर हमारे पास रिटर्न हो रहा है। ओके, सो हमने डिस्कस कर रहे थे इनपुट जो है टाइप पैरामीटर्स जो होते हैं हमारे पास एसक्यूएल प्रोसीजर के अंदर, स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम जो इनपुट पैरामीटर्स हैं उनके साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। सो उसके लिए एक एग्जांपल को यहाँ पर कवर करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं एक यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल के अंदर कुछ डमी रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। सो वो हम ऐड करेंगे यहाँ से और फिर हम अपना एक स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करेंगे। सो ये मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा, यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाया है और उसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करवाया है। सो मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पर एक बार इसका रिजल्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। सो हम इस टेबल को यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये टेबल का रिजल्ट आ रहा है। सो अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा स्टोर प्रोसीजर लिखना है, ठीक है, टू गेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय जेंडर एंड डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। यानी हम एक ऐसा स्टोर प्रोसीजर बनाना चाहते हैं जो कि दो इनपुट पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा और हम उसको क्या क्या पास करेंगे, हम उसको डिपार्टमेंट की आईडी पास करेंगे और एम्प्लॉय की जो जेंडर है वो पास करेंगे, उसकी बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टाइप क्रिएट, देन वी विल टाइप प्रोसीजर। उसके बाद हम प्रोसीजर का नेम स्पेसिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ से नेम स्पेसिफाई किया, लेट्स से गेट एम्प्लॉय बाय जेंडर एंड यहाँ पर आप एंड यूज कर सकते हो एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया कि डिपार्ट लिख देते हैं सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने सिंपली यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाया, उसका नाम दे दिया कि गेट एम्प्लॉय बाय जेंडर एंड डिपार्ट, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब मैं दो वेरिएबल्स स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, दो पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया। फर्स्ट पैरामीटर लेट्स से जेंडर, और जेंडर की वैल्यू हमारे पास वाचार में है, सो मैंने यहाँ से वाचार स्पेसिफाई कर दिया 50। उसके बाद कॉमा, सेकंड पैरामीटर इज डिपार्टमेंट आईडी, तो मैंने यहाँ पर दे दिया डिपार्टमेंट आईडी एक, और उसके बाद मैंने कह दिया कि ये आपके पास डेटा टाइप होगी इसकी इंटीजर। उसके बाद यहाँ पर आके व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहाँ पर आके एज का कीवर्ड यूज करूंगा और उसके बाद हम लिखेंगे बिगिन। बिगिन के बाद अब हम अपनी क्यूरी लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट नेम कॉमा, उसके बाद हमने यहाँ से जेंडर और उसके बाद हमें वैल्यू पास करानी है DOB और उसके बाद हमें डिपार्टमेंट की आईडी शो करनी है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी, ये हमारे पास यहाँ पर फील्ड्स हैं, ये हमने स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद हमने बोला है कि ये फील्ड्स का जो डेटा है वो हमारे पास कौन से टेबल से आएगा, एम्प्लॉय के टेबल से आएगा। और उसके बाद हमने बोला यहाँ पर वेयर, ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, हम यहाँ पर पैरामीटर पास कर रहे हैं ना। तो पैरामीटर जब हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो अब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको ये बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पर हम वेयर की क्यूरी स्पेसिफाई करेंगे, यानी जेंडर और डिपार्टमेंट आईडी की बेसिस पर जो है वो हम रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बोला वेयर। अब यहाँ पर आके आपको क्या देना है कि भाई यहाँ पर जेंडर बराबर हो जाए @जेंडर के, यानी ये जो हमने वेरिएबल बनाया, यानी जेंडर की जो फील्ड है इसके अंदर एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो वैल्यू यहाँ पर आपका यूजर स्पेसिफाई करेगा इसके बराबर हो जाए एक तो वो, और उसके बाद
यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एंड, क्योंकि हम दो फील्ड से चेक कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम दूसरी फील्ड स्पेसिफाई कर देंगे। हमारे पास दूसरी फील्ड है डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू @डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पर आके ये हमारी हो गई क्यूरी। क्यूरी के बाद इसको हम कर देंगे यहाँ से एंड, और उसके बाद हम प्रोसीजर को यहाँ से कर लेंगे एग्जीक्यूट। सो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने स्टोर प्रोसीजर को। तो स्टोर प्रोसीजर को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट लिखने के बाद अब हमें क्या स्पेसिफाई करना है, हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है डिपार्टमेंट का नेम, और बस हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफाई करना है हमारे प्रोसीजर का नेम। तो प्रोसीजर का नाम क्या है, गेट एम्प्लॉय बाय जेंडर एंड डिपार्ट। उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या पास करने हैं, यहाँ पर हमें पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर मैंने पास किया मेल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर दी मेल, और कॉमा उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी पास करनी थी, तो मैंने डिपार्टमेंट आईडी पास कर दी 1। सो नाउ व्हेन आई विल रन दिस स्टोर प्रोसीजर, इट विल रिटर्न द एम्प्लॉइज डेटा whose gender is male and department ID is equal to 1, ठीक है। तो जो एम्प्लॉइज जिनका जेंडर मेल है और जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है, उनका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सिर्फ वही एम्प्लॉइज यहाँ पर शो हो रहे हैं जिनकी जेंडर क्या है, मेल, और जिनका डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 1 है। जिनका डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद नाउ हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके लेट्स सी कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पास कर देता हूँ यहाँ पर डिपार्टमेंट की आईडी पहले पास कर देता हूँ, और यानी मेल वाली जो वैल्यू है बाद में पास करता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास एक एरर जनरेट होगा, एरर कन्वर्टिंग डेटा टाइप varchar टू इंटीजर। क्योंकि पहला पैरामीटर जो है वो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये जेंडर, और जेंडर की वैल्यू किस में देनी है, varchar में, ठीक है। जबकि डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो किस में देनी है, हमें वो इंटीजर में देनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो पैरामीटर्स का जो आपने डेटा टाइप दी है उसकी वजह से आपके पास यहाँ पर एरर जनरेट हो रहा है। हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं कि पहले डिपार्टमेंट की वैल्यू पास करना चाहते हैं और बाद में आप जो है वो जेंडर की वैल्यू पास करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से पैरामीटर की वैल्यू पहले पास कर रहे हैं। तो अगर आप डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू पहले पास कर रहे हैं तो आप लिखेंगे डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर आके आप लिखेंगे जेंडर इक्वल्स टू मेल। तो अब जाके अगर आप इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, सो यू विल गेट द रिजल्ट। तो अब देख सकते हैं आपके पास हमारे पास जो पहले रिजल्ट आ रहा था वही रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। सो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि पैरामीटर्स की वैल्यूज को आगे पीछे करके स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो किस पैरामीटर को पास हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इस तरह से चेंज कर देंगे तो ये आपके पास सही वर्क नहीं करेगा, आपके पास डेटा टाइप मिसमैच का एरर आ जाएगा। क्लियर है? सर ये तो सिंपल वीआर क्यूरी से भी हो सकता था, लेकिन इतना लंबा एसपी क्यों लिखा? देखें, वीआर क्यूरी से भी ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करें कि अभी तो सिर्फ आपके पास दो क्यूरीज थी, ठीक है। जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो नॉन टेक्निकल्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट से आपको सर्च की क्यूरीज बना के देनी है, तो आप पूरी क्यूरीज लिखने के बजाय आप स्टोर प्रोसीजर लिख देते हैं। स्टोर प्रोसीजर जो कॉल होता है वो आपके पास कैशे मेमोरी में सेव हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि ये जो जब इसको आप कॉल करते हैं तो ये फास्ट रिट्रीवल आपके पास लेकर आता है। इसकी जगह आपने डायरेक्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट किया होगा तो वो आपके पास टाइम लेती है, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट है, और दूसरा क्या है कि आप आगे चल के देखेंगे कि आप आउटपुट पैरामीटर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी जनरेट कर पा रहे होंगे, यानी कुछ मैसेज वगैरह भी प्रिंट करवा रहे होंगे एडिशनल, ठीक है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप जो है आप पूरा जो टेबल है उसका एक्सेस नहीं दे रहे हैं, आप उसको किसका एक्सेस दे रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर का एक्सेस दे रहे हैं। तो आपका जो एम्प्लॉई है या जो भी यूजर है जो एक्सेस कर रहा है, इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो डायरेक्टली एम्प्लॉई टेबल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो आपके स्टोर प्रोसीजर की मदद से इंटरेक्ट कर रहा है आपके एम्प्लॉय टेबल के साथ।
ठीक है। और अब ये देखो, ये तो हो गया। हो सकता है कि आपको बाद में एक और फंक्शन लिखना है जिसके अंदर सिर्फ आपको जेंडर की बेसिस पे डेटा लेकर आना है, तो आप इस तरह से डिफरेंट स्टोर प्रोसीजर बना सकते हो कि एम्प्लॉय बाय जेंडर, एम्प्लॉय बाय नेम, एम्प्लॉय बाय एड्रेस, एम्प्लॉय बाय सिटी। तो इस तरह के डिफरेंट आप मेथड्स और स्टोर प्रोसीजर बना के रख सकते हो, और उनको फिर क्या कर सकते हो, इजीली इस तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हो, कॉल कर सकते हो। सो नाउ हमारे पास एक और एग्जांपल है, create a procedure to update the employee details in the employee table on the basis of employee ID। ठीक है। सो हम यहाँ पर सिंपली ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिलेक्ट का काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपडेट की क्यूरी का काम भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक सिंपल सा हम कोड लिखते हैं, और उस कोड के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम यहाँ पर एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, और उस स्टोर प्रोसीजर की बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय का जो डेटा है उसको अपडेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने यहाँ पर बोला कि हम एक प्रोसीजर बना रहे हैं, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, और उसका नाम मैं ले देता हूँ अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है। और यहाँ पर आके अब मैं पैरामीटर्स डिफाइन कर देता हूँ। तो अब पैरामीटर्स, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे अपडेट करना है डेटा को। अगर सिर्फ मुझे नेम अपडेट करना है एम्प्लॉय का, तो फिर मैं 2 पैरामीटर बना लेता हूँ, एक आईडी और एक नेम। नेम जो अपडेट करना है वो पास करेंगे, और जिसका नेम अपडेट करना है उसकी आईडी पास कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर मुझे सारी वैल्यूज को अपडेट करना है, तो फिर मैं सारे पैरामीटर्स यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा। तो मैंने कहा आईडी इंटीजर, उसके बाद हमारे पास एक पैरामीटर दूसरा है जिसको हम कहते हैं नेम। हमारे पास नेम है, उसके लिए हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया varchar 50। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और फील्ड ले ली, दैट इज जेंडर। ठीक है। हम जेंडर की वैल्यू को भी चेंज करना चाह रहे हैं। अमूमन हम जेंडर को चेंज नहीं करते, तो मैं यहाँ से जेंडर को छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। और उसको मैं यहाँ पर इंटीजर दे देता हूँ। तो मैंने, अगर मैं अपना टेबल देखूँ तो मेरे टेबल के अंदर नेम की फील्ड है, जेंडर की फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ की फील्ड है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है। मैं यहाँ से अपडेट की जो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय बाय आईडी वाला प्रोसीजर बना रहा हूँ, उसके थ्रू सिर्फ मैं 2 चीज़ों को अपडेट करना चाह रहा हूँ, या तो उसका नेम या तो उसकी डिपार्टमेंट आईडी। जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ से अपडेट करना नहीं जा रहा। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ इसी वजह से मैंने दोनों पैरामीटर्स जो बनाए वो कौन से बनाए, एक नेम के नाम से पैरामीटर बनाया और एक डिपार्टमेंट आईडी के नाम से मैंने यहाँ पर पैरामीटर बनाया है। ठीक है। तो ये पैरामीटर्स क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एस लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे बिगिन, और बिगिन के बाद अब आप अपनी अपडेट की क्यूरी स्पेसिफाई कर देंगे। आप लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय सेट। सेट क्या करना है आपको, आपको नेम को अपडेट करना है, तो आपने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर जो पहले आप देंगे वो फील्ड का नेम देंगे, तो डेटाबेस के टेबल के अंदर जो नाम है वो यहाँ पर देंगे। लेट से मैं इनको दिखाने के लिए मैं इसको नेम एन कर देता हूँ और इसको मैं डी नाम दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो अब मैंने बोला है कि ये जो नेम की कॉलम है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, इसको जो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी वो कौन से पैरामीटर से मिलेगी, एन के पैरामीटर से मिलेगी। ठीक है। तो ये आ गया आपका एन का पैरामीटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया कॉमा। ठीक है। कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू मुझे डिपार्टमेंट आईडी की पास करनी है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई दूसरी फील्ड हमारे पास डेटाबेस के टेबल में है डिपार्टमेंट आईडी, उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, डी के वेरिएबल से मिलेगी। ठीक है। तो उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, डी के वेरिएबल से यहाँ पर उसको वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं क्यूरी के अंदर वेयर अब आईडी। ठीक है। और जहां पर एम्प्लॉय की आईडी बराबर हो जो आईडी यूजर ने आपको प्रोवाइड की है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया @id। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमने स्टोर प्रोसीजर की बॉडी को यहाँ पर एंड करवा दिया। ठीक है। तो इसको एंड करवा दिया, और एंड करवाने के बाद हम यहाँ पर इसको प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ से चलते हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और नाउ हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा एग्जीक्यूट की कमांड। और उसके बाद प्रोसीजर का नाम क्या है, अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी। अब इसको 3 पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर है
आपके पास आईडी, तो हमने कहा भाई आईडी होगी 1, ठीक है। एम्प्लॉय जिसकी आईडी 1 है उसका डेटा अपडेट करना है, उसका नाम कर दो मजीद, ठीक है, और उसकी डिपार्टमेंट आईडी कर दो 2, ठीक है। सो अब हमने ये स्पेसिफाई किया और मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, 1 रो अफेक्टेड लिखा हुआ है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं और क्या करते हैं, सिलेक्ट करवाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट की कमांड रन करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास जो है एम्प्लॉय का जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास पहले जो फर्स्ट एम्प्लॉय था उसका नाम क्या था, खालिद था। सो नाउ हमारे पास फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे क्या हो गया है, मजीद हो गया है, ठीक है। सो हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया है और उस स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम उस स्टोर प्रोसीजर को वैल्यूज पास कर रहे हैं और वो स्टोर प्रोसीजर हमारे लिए क्या कर रहा है, अपडेट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वो अपडेट की क्यूरी रन हो रही है और आपके पास यहाँ पर रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कि आप इनपुट पैरामीटर्स के साथ जो है वो स्टोर प्रोसीजर कैसे बना सकते हैं और उनको स्टोर प्रोसीजर के अंदर इनपुट पैरामीटर्स कैसे बनाते हैं, उनको कैसे वैल्यूज पास करते हैं, कैसे उनको डिफरेंट ऑर्डर में पास कर सकते हैं और किस तरह से फिर स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं जिनके अंदर आपके पास इनपुट पैरामीटर्स होते हैं।